हेलो एवरीवन। आप सबका पीजीटी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन थोड़ा तिरछा लिख गया है। आप रेस्पिरेशन टर्म तो सुने ही होंगे और अभी मैं एक टर्म आपके सामने जिसको पढ़ाना है, आज एक्सप्लेन करना है, उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। पहले नंबर पे तो मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूं। फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन का पहला डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस नहीं है। दूसरा, इट अकर्स इन ऑल लिविंग्स, जितने लिविंग बीइंग है सब में होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, ये ऑल लिविंग सेल्स में होती है। जबकि फोटो रेस्पिरेशन मेनली occurs in green parts of C3, फिर से हम लिख दे रहे हैं C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के हरे भागों में ही मुख्य रूप से फोटो रेस्पिरेशन होती है, यानी ये सब में चलने वाली प्रोसेस नहीं है। कंफर्म। तीसरा, रेस्पिरेशन चलाने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन चलाने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से लाइट की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से फोटो रेस्पिरेशन को कभी कभी डार्क रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। जो सामान्य रेस्पिरेशन आप जानते हैं उसी को हम डार्क रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कभी डार्क रेस्पिरेशन के नाम से क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वह नॉर्मल रेस्पिरेशन है। लेकिन जब फोटो रेस्पिरेशन के नाम से सवाल आए, उसके लिए आज का क्लास समझना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट बताते हैं। As a result of respiration or dark respiration, there will be formation of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक मेटाबॉलिक एनर्जी है और जीवन की अन्य क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी है। जबकि फोटो रेस्पिरेशन होने पर देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन को वेस्ट फुल प्रोसेस भी कहा जाता है। ये आपके सामने चार बड़े डिफरेंस हैं। आगे बताता हूं। फोटो रेस्पिरेशन का एक नाम C2 साइकिल भी है, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट और इसके इंटरमीडिएट और इसके एंड प्रोडक्ट सब दो कार्बन के बने। फोटो रेस्पिरेशन का एक और नाम ग्लाइकोलेट साइकिल भी है, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ग्लाइकोलिक एसिड सबस्ट्रेट होने के कारण इसको ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करने के कारण इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका सबस्ट्रेट दो कार्बन का होने के नाते इसको C2 साइकिल कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन या फिर डार्क रेस्पिरेशन के नाम से ही जानते हैं। तो आप तो बिल्कुल क्लियर हो लें कि रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन एक नहीं, दो प्रोसेस है और दोनों में बड़े बड़े डिफरेंस है। आगे हम आपको इसकी डिफिनेशन बताते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है? इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन by
green parts of the plant during day time। ये इसकी परिभाषा है। फोटो रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। यहाँ ध्यान रखना है कि जो ग्रीन पार्ट होगा जिसके पास क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वह फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, जबकि रेस्पिरेशन करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता नहीं होती। अब आपके समझ में आना चाहिए कि सर दिन के समय ऑक्सीजन का लिया जाना पौधे के हरे भागों द्वारा कौन सी आश्चर्य की बात हो गई जिसकी वजह से इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस बात का रहस्य समझिए। दिन के समय पौधे के हरे भाग फोटो सिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम चलने वाली प्रोसेस है, चाहे दिन हो या रात। हरे पौधों में दिन के समय फोटोसिंथेसिस जब चलती है उस समय इसका रेस्पिरेशन से रेशियो 10:1 का होता है। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व हो रही है और जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में ली जा रही है उनका भी रेशियो 10:1 है। यदि इस बात को याद रखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि दिन के समय डे टाइम में प्लांट को जो ग्रीन पार्ट है उनके ऑक्सीजन लेना नहीं निकलना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है उस दौरान ली जाने वाली रेस्पिरेशन की में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उससे 10 गुनी है। यानी निकलता ज्यादा है, लिया कम जाता है। तो एक तरह से ऑक्सीजन लिया नहीं जाता बल्कि निकलता है। अब यह किन्हीं कारणों से, कारण के बारे में अभी बताएंगे, किन्हीं कारणों से ऑक्सीजन दिन के समय फोटोसिंथेसिस करने वाले भाग से निकलने के बजाय ली जाने लगे तो उसी का नाम, यदि ऑक्सीजन ली जाने लगे उसी का नाम फोटो रेस्पिरेशन है। अब आपके पास एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि क्यों ली जाने लगी, उसका कारण क्या है। कारण बताते हैं। इट इज caused by oxygenase activity of इसको सही से थोड़ा और साफ सुथरा लिख देते हैं। रुबिस्को, ये रुबिस्को क्या रहस्य है इसको समझाते हैं। रुबिस्को एक एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन ऑन अर्थ है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा का एंजाइम रुबिस्को है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन रुबिस्को है। तीसरी विशेषता है कि इसका नेचर ड्यूअल है, दोहरा चरित्र वाला है। ये अपने ड्यूअल नेचर से करता क्या है, यह करा सकता है कार्बोक्सिलेशन। अपने दूसरा कैरेक्टर क्या शो करता है, ऑक्सीजिनेशन। जब ये कार्बोक्सिलेशन कराता है तो RuBP का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती है और इसके चलते दो मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं। जब ये ऑक्सीजनेशन कराता है तो इसी RuBP का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है और इसके चलते एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड का प्लस एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलिक एसिड का बनता है और यही फास्फोग्लाइकोलिक एसिड फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है जिसमें कार्बन की संख्या
दो होने के कारण फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। रुबिस्को को यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो वह ऑक्सीजन से आरईबीपी का रिएक्शन कराएगा और उसके चलते फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगी और जो दो कार्बन का है इसी से आगे चलकर फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। आगे की बात समझिए। फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को की वजह से होता है और ये मेनली हम्म हाँ नमस्ते। हैं नहीं बिजी नहीं, नहीं नहीं बोलिए। हम्म 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 ठीक है। एग्रीड एग्रीड। हम्म हम्म ठीक। हम्म 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 हाँ ठीक। आप कोई पेटीएम नंबर हो तो दे दीजिएगा। पेटीएम नंबर हम ट्रांसफर कर। हम्म हाँ ठीक। ठीक दे देंगे। ठीक। हाँ तुरंत दे दीजिएगा, करा लीजिए। ठीक। ठीक ओके। ना सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी जिसकी वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। हाँ तो हम बता रहे थे कि ऑक्सीनेज एक्टिविटी अब रुबिस्को के चलते फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट बन जाता है और इसकी वजह से प्रोसेस चलती है। आगे की बात ये समझना है कि फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स थ्री सेल ऑर्गेनेल्स। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का नाम है पर ऑक्सीसोम और तीसरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर पैराक्सिसोम ही है। ये पूछा जाए कि फोटो रेस्पिरेशन में कितने ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, भाग लेते हैं, तो क्रम से उनके नाम है क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एग्जैक्ट एक ऑर्गेनेल का नाम बताना हो एज ए साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, तो आपका क्लियर कट आंसर है पर ऑक्सीसोम। ऐसा क्यों है, ये तीनों क्या करते हैं, ये हम आपको आगे मैकेनिज्म में समझा देंगे। अब आता है कि ये मुख्यतः किन पौधों में होता है। इसका जवाब है इट अकर्स मेनली इन दोज plants having high CO2 compensation point, as in C3 plants.
आपके दिमाग में बात आएगी कि उन पौधों में होता है जिनमें CO2 कंपनसेशन पॉइंट की वैल्यू हाई है, जैसा कि C3 प्लांट में। इसका इम्पैक्ट क्या, ऐसे हाई होने से क्या हो गया कि फोटो रेस्पिरेशन होने लगा। पहले हम आपको CO2 कंपनसेशन पॉइंट के बारे में बताते हैं। CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट के लिए 50 से 150 ppm होता है, जबकि C4 प्लांट के लिए इसकी वैल्यू 0 से 10 ppm होती है। मुद्दे को समझते हैं। द मिनिमम requirement of CO2 gas for the process of photosynthesis is described as CO2 compensation point. फोटोसिंथेसिस कराने के लिए किसी पौधे में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की जो आवश्यकता होती है, उसी को उस पौधे का CO2 कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। जैसा कि C3 प्लांट के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू 50 ppm है, जबकि C4 के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। इसका अर्थ क्या निकला कि यदि 50 ppm से कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जबकि CO2 बिल्कुल नील होगी, 0 भी होगी, तो भी C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। यही नहीं, 10 ppm यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल हो तो C4 मैक्सिमम रेट ऑप्टिमम रेट से करेगा, जबकि 150 ppm हो तो C3 प्लांट ऑप्टिमम रेट से करेगा। यानी C3 प्लांट को फोटोसिंथेसिस अच्छे से करने के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, C4 को बहुत ही थोड़े से ही वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों C3 में CO2 के प्रभाव का, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कराने के लिए जो कंडीशन है वह कंडीशन ये है कि लो CO2 लो हो और टेम्परेचर हाई हो। These are the conditions for the process of photo respiration. CO2 कम हो जाएगी तो C3 प्लांट 50 के नीचे फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। जब नहीं करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी, जबकि C4 के लिए CO2 लो भी हो जाए, इवन एट 0 लेवल पे भी आ जाए, तो फोटोसिंथेसिस रुकने वाली चीज नहीं है। ये बिल्कुल आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब आपको मैकेनिज्म कैसे चलती है उसको हम समझाने जा रहे हैं, और वो पहले से हम ड्रा करके रखे हुए हैं समय की बचत के लिए। हमने यहाँ पे 3 सेल ऑर्गन बनाए हैं। एक का नाम यहाँ लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, ये जो दूसरा आपको दिख रहा है इट इज पर ऑक्सीसोम, और ये जो तीसरा दिखा है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी भी थोड़ी देर पहले हम आपको समझा ही रहे थे। आपको पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। अब आपको पूरा डायग्राम दिखेगा। हाँ, तो हम आपको ये बोल रहे थे कि फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 सेल ऑर्गेनेल। अब तीनों आपके सामने हैं। पहले नंबर पे क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद पैराक्सिसोम है, और तीसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपको वहां हमने समझाया था कि डिफिनीशन में कि जहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ली जाएगी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के द्वारा, उसी को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इन तीनों को देखने से आपको क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन किसके द्वारा ली जा रही है, पैराक्सिसोम के द्वारा। इसीलिए पैराक्सिसोम को साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि इन्वॉल्वमेंट 3 का है। अब प्रोसेस को समझिए। ये हमने ऊपर जो बना रखा है, ये जो डायग्राम में आप दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं, ये ग्रेना है। क्या है बेटा? ग्रेना। ग्रेना में क्या चलेगी? लाइट रिएक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। यानी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस दिन का टाइम है तो लाइट रिएक्शन चलेगा ही, लाइट रिएक्शन चलने से ऑक्सीजन निकलेगी। यानी क्लोरोप्लास्ट में पहले से क्या उपलब्ध है? ऑक्सीजन। अब कंडीशन को ध्यान दीजिए, यदि CO2 का लेवल लो हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए, तो यह रुबिस्को जिसका कंपनसेशन पॉइंट 50 है, CO2 न मिलने का O2 से रिएक्शन करा देगा। किसका? RUBP का। RUBP का पूरा नाम क्या है? रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट।
ऐसा होने पर रिबुलोज 51 आरयूबीपी में कार्बन की संख्या 5 होती है। O2 में कार्बन है ही नहीं, कुल 5 कार्बन हुए, उसमें से 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कि C3 साइकिल में भाग लेगा। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड है उसका एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का बनेगा और उसका नाम फास्फोग्लाइकोलिक एसिड है। एंड दिस फास्फोग्लाइकोलिक एसिड produced inside chloroplast due to low CO2 is the substrate of photorespiration। यानी फोटो रेस्पिरेशन की सबस्ट्रेट की सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसको? क्लोरोप्लास्ट को। That glycolic acid transferred to peroxisome where it utilizes atmospheric oxygen। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और यूज करके जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है। इट इज अगेन अप टू कार्बन। 2 कार्बन का सबस्ट्रेट होने के कारण फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं। यह ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जब बनती है तो इसी के साथ एक टॉक्सिक कंपाउंड बनता है जिसका नाम H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक कंपाउंड है एंड इट इज डिटॉक्सिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटलेज। कैटलेज H2O2 को वाटर और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। कैटलेज कहां पाया जाता है? पेरोक्सिसोम में। टॉक्सिक सब्सटेंस फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा बनता है? H2O2। H2O2 का डिटॉक्सिफिकेशन कहां होता है? पेरोक्सिसोम में। ये बातें आपको क्वेश्चन के तौर पे याद रखनी है। यह जो ग्लाइसिन है यह भी 2 कार्बन का है। ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड से बनती है और यह सिंपलेस्ट नॉन एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन ट्रांसफर कहां की जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया को, जहां इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा। इस प्रकार से देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन को चलाने के लिए क्लोरोप्लास्ट सबस्ट्रेट दे रहा है, पेरोक्सिसोम में प्रोसेस चल रही है और माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज कर रहा है, जहां पर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल डीकार्बोक्सिलेट और डीएमिनेट होकर सेरीन बनाएंगे। सेरीन से वो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनता है और फर्दर का कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है। इस पूरी प्रोसेस को देखने से क्या लगा? इस यहां से प्रोसेस शुरू हुई सबस्ट्रेट से और ग्लाइसिन तक चली। इस पूरे स्टेप्स में आपको कहीं भी बनते हुए नहीं देखा एटीपी। इसका मतलब यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन नाम होने के बावजूद कोई एटीपी नहीं बनता और इस वजह से ही इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। तो ये तो रही पूरी प्रोसेस। हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी समराइज कर दे रहे हैं। आप स्क्रीन पे ध्यान से देखते जाएं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हेडिंग पड़ा हुआ है C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये ध्यान रखें, तीनों नाम एक ही है। अब आपको इसमें जो फोटो रेस्पिरेशन है सामान्य रेस्पिरेशन से किस मामले में डिफर करता है ये ध्यान रखना है। फोटो रेस्पिरेशन और सामान्य रेस्पिरेशन में पहला अंतर था कि फोटो रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस नहीं है जबकि रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन को हम डार्क रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसको लाइट की जरूरत नहीं जबकि इसको लाइट की जरूरत है। Respiration occurs in all living cells of all living organisms, while photorespiration mainly occurs in green parts of the plant of C3 cycle या C3 plants में होता है। इसकी डिफिनेशन बताया गया, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। पौधे के हरे भाग द्वारा दिन के समय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को निकालने के बजाय लिया जाना फोटो रेस्पिरेशन है। हम आगे एक बात बता दूं, इट वॉज discovered by Baker and Teo इन प्लांट का नाम था मिमुलस एंड टोबैको। इस फोटो रेस्पिरेशन का खोज डेकर और टीओ ने मिमुलस और टोबैको में किया था। अगली बात जाननी थी
कि फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का दिन के समय संबंध 10:1 का है। इसका अभिप्राय है कि जो ऑक्सीजन निकलेगी फोटोसिंथेसिस में और जो रेस्पिरेशन में ली जाएगी उनके बीच का भी रेशियो 10:1 है। यानी पौधे का हरा भाग दिन के समय ऑक्सीजन लेने के बजाय निकालता है, और यदि किन्हीं कारणों से लेने लगे उसी को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्यों होता है? आगे लिखा हुआ है, इट इज काज्ड बाय, इसका कारण है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। रूबिस्को के बारे में बताया गया कि रूबिस्को मोस्ट एबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन है पृथ्वी पे पाया जाने वाला। रूबिस्को एक ड्यूअल एंजाइम, ड्यूअल कैरेक्टर का एंजाइम है। यह कार्बोक्सिलेशन करा सकता है या ऑक्सीजनेशन करा सकता है। जब ये कार्बोक्सिलेशन कराता है तो आरयूबीपी का CO2 से रिएक्शन होता है और दो मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के बनते हैं जो C3 साइकिल चलाते हैं। जब ऑक्सीनेज एक्टिविटी होती है तो आरयूबीपी का CO2 के न होने के कारण O2 से रिएक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा और यही चलाएगा C2 साइकिल। आगे की बात समझिए। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, 3 सेल ऑर्गेनेल्स। एक का नाम क्लोरोप्लास्ट, एक का नाम पैराक्सीसोम, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट देता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज करता है। और रियल साइट पूछा जाए फोटो रेस्पिरेशन क्या है तो आपका क्लियर आंसर है पैराक्सीसोम। आगे क्या लिखा है, इट अकर्स मेनली इन दोज प्लांट्स हैविंग हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट एज इन C3 प्लांट्स। आपको यहाँ हमने बताया था कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड की वह मात्रा होती है जो फोटो से चलाने के लिए जरूरी है, और यह मात्रा C3 के लिए 50 है, C4 के लिए 0 है। यानी लो CO2 होने पर भी C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस चलेगी लेकिन C3 प्लांट में नहीं चलेगी, और इसी समय फोटो रेस्पिरेशन चलेगी। यहाँ और एक कंडीशन लिखी गई है, फोटो रेस्पिरेशन चलने की कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड लो हो और टेम्परेचर हाई हो। अब हम लास्ट आपको मैकेनिज्म को समझा देते हैं। यहाँ आपको पूरी मैकेनिज्म ड्रा की गई है, और इस मैकेनिज्म समझने के लिए हमें अपने जो वीडियो में दिख रहा हूं मैं उसे हटाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पूरा दिख सके। अब आपको पूरा दिखेगा। आपको दिख रहा है कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है, दिन का टाइम होगा तो लाइट रिएक्शन चलेगी और ऑक्सीजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट में है ड्यू टू लाइट रिएक्शन। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी बाहर से नहीं हुई ठीक से, टेम्परेचर हाई है, तो यह रूबिस्को आरयूबीपी का निकलने वाली ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देगा। एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के बनेंगे और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलिक एसिड का बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या 2 है, और यही फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है। और इसी सबस्ट्रेट के 2 कार्बन के होने के नाते इस साइकिल का नाम C2 साइकिल भी है। क्लोरोप्लास्ट में बनने वाला फास्फोग्लाइकोलिक एसिड ट्रांसफर कर दिया जाता है पैराक्सीसोम को, जहां पर यह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करेगा, ये आपको दिख रहा है। ऐसा यूज करके अपने को वो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और इसी दौरान एक टॉक्सिक सब्सटेंस H2O2 बनता है, जिसको कैटेलेज के हेल्प से डिटॉक्सिफाई पैराक्सीसोम के अंदर किया जाता है। यह ग्लाइऑक्सिलिक एसिड अगले स्टेप में ग्लाइसिन बदलता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट नॉन एमिनो एसिड है जो कि फोटो रेस्पिरेशन में पैराक्सीसोम के अंदर बनती है। इसका फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कराई जाती है, जहां 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के मिलकर एक मॉलिक्यूल सेरीन बनाते हैं। इनका डिकार्बोक्सिलेशन और डीएमिनेशन होता है, और यही सेरीन आगे इसी ऑर्गेनेल में इसी ऑर्गेनेल में मेटाबोलाइज होता है। इस पूरी प्रोसेस को देखने से ये समझ में आया कि सबस्ट्रेट से लेके एंड प्रोडक्ट तक कहीं भी एटीपी नहीं बनी, और इस वजह से इसको हम वेस्टफुल प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट peroxisome and C2 cycle or photorespiration or glycolate metabolism। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट जो कुछ भी हो उसको जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा।